नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड की करते हैं, जिसके शूटर को पटना एयरपोर्ट से एसटीएफ ने धर दबोचा है। शूटर गोविंद गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर की शाम समीर कुमार की गाड़ी पर AK-47 से अंधाधुंध गोलीबारी कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस दौरान उनके ड्राइवर रोहित की भी मौत हो गई थी। वारदात को नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा के पास अंजाम दिया गया था। इसके बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। और इधर मोतिहारी में एक शादी समारोह में एक डांसर को सरेआम गोली मार दी गई। हालांकि यह वारदात हर्ष फायरिंग में हुई। फिलहाल जख्मी डांसर का इलाज भी चल रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से समाज की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि महज स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ और गोली चल गई। शादी का समारोह था। पूरी महफिल भोजपुरी गानों पर झूम रही थी। जैसे जैसे रात जमा हो रही थी, मस्ती भी पूरे शबाब पर थी। भोजपुरी गाने पर डांसर थिरक रही थी। कोई डांसर के साथ सेल्फी ले रहा है, तो कोई दूर से ही झूम रहा है। समारोह में अचानक चल गई डांसर पर गोली। और समारोह में छा गया सन्नाटा। तस्वीरों में आप साफ साफ देख रहे हैं कि मोतिहारी के मोहम्मदपुर गांव में एक शादी समारोह में नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी महफिल भोजपुरी गानों पर झूम रही है। मस्ती का माहौल है, लेकिन इसी बीच एक शख्स भीड़ से निकल कर आता है और जबरदस्ती स्टेज पर चढ़ जाता है और नर्तकी के साथ डांस करने लगता है। कार्यक्रम के आयोजकों को ये बात नागवार गुजरती है और मामला तूल पकड़ने लगता है। मस्ती का माहौल गर्म होने में तनिक भी देर नहीं लगी और स्टेज पर चढ़ने वाले शख्स ने सरेआम फायरिंग कर दी और गोली सीधे डांसर को लग गई। पल भर में समारोह में सनसनी मच गई। आनन फानन में जख्मी डांसर को मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शुक्र है कि डांसर की जान बच गई, लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर ये कैसी मस्ती है। जहां मन कानून व्यवस्था से ऊपर है, सिविक सेंस दरकिनार है, संवेदनशीलता शून्य है, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे सभ्य समाज पर भी बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। 20 दिसंबर को दिल्ली में जुटेंगे बिहार के महागठबंधन के नेता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ होगी अहम बैठक। तेजस्वी और जीतन राम मांझी इसमें शामिल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में शिरकत कर सकते हैं। सीटों के तालमेल को लेकर होगा मंथन। तो बड़ी खबर आपको बता दे,
दिल्ली में महागठबंधन के नेता बैठने वाले हैं, मुलाकात होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि सीटों के तालमेल को लेकर मंथन होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। ललन पासवान के विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष ने एक सुर में बयान की निंदा की। वहीं ललन पासवान ने अपने बयान पर सफाई तो दी, लेकिन बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहा कि आज नहीं, हम लगातार पीसी में भी कहे कि हम लोग हिस्सेदारी चाहते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग भिखारी नहीं। और उस बात को गलत तरीके से प्रेस वालों ने पूछा कि ये लोकसभा लड़िएगा, हमने कि क्या पूछ रहा है, हम लोग RLSP हम लोग हैं, हम अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो भाई दिल्ली कौन नहीं जाना चाहता है। RLSP विधायक ललन पासवान की सफाई सुन ली आपने, लेकिन कहते हैं ना, धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं लौटती। अब जिस विवादित बोल पर विधायक जी सफाई दे रहे हैं, एक बार उसे भी सुन लीजिए। कह रहा हूँ कि 200% अगर ये बात रहता तो सुनिए, आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी के यहाँ जैसे मन करता ना उसी दिन चले जाते और आज जाएंगे तो काले मंत्रिमंडल के विस्तार हो जाएगा। ब्रदर, तो आप मेरे बारे में आप बढ़िया से नहीं जानते हैं। हमने के बिहार वाला लाइन में नहीं खींचे, बताओ नहीं, हमने के गोल मारे गए तो दिल्ली वाला मारा ले, हमने के बिहार में गया मंत्रिमंडल में, हमने जानते नहीं क्या मंत्रिमंडल बैठ के रो तो भीख मांगता हूँ, हमने के गोल मारे गए तो नहीं पिलाती कि लोकसभा ससुराल अगर देगा तो विचार किया जाएगा। अब इसे ललन पासवान का बड़बोलापन कहें या कुछ और, लेकिन विधायक जी ने बिहार के मंत्रियों को भीख मांगने वाला कहा। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से लड़ने की इच्छा जताई और दावा किया कि जब चाहें तब नीतीश सरकार में मंत्री बन जाएंगे। अब पक्ष विपक्ष एक सुर में ललन पासवान के बयान की निंदा कर रहा है। ये पद तो निश्चित तौर पर संवैधानिक पद है, ये विषय नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आया है तो वास्तव में मर्यादा का ख्याल रखनी चाहिए। भाई राज्य मंत्री परिषद हो अथवा केंद्रीय मंत्री परिषद सदस्य हो, उसको तो संविधान में अधिकार प्राप्त है। किसी के कह देने से वो न भिखारी हो जाएगा न दाता कोई बना हुआ है, कोई दाता बना हुआ है क्या? सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में हो चाहे देश में हो, नीति नाम का और सिद्धांत नाम का कोई चीज नहीं है। पद पाने के लिए लोग एक दूसरे दल में छलांग लगाने का काम करते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। ये राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लाख आलोचना के बावजूद ललन पासवान को अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता। आप अपनी बातों को लेकर के माफी मांगेंगे? जी ना, कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या मैंने बोला? हम अपनी बात कहेंगे तो आप उसको कहिए कि माफी मांग रहे, क्यों हम कहेंगे? हम अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम ठीक बात आबो हम कर रहे हैं, कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं। हद है साहब, चोरी और फिर सीना जोरी। खेत जता देने से तो कोई ललन पासवान की राजनीति खत्म नहीं हो जाती, लेकिन शायद ललन पासवान जैसे नेताओं की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनव के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इधर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने बाहरी लोगों को रोजगार देने के बदले स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे संघीय ढांचे के लिए खतरनाक बता रहे हैं, तो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। ये क्या बोल गए कांग्रेस के कमलनाथ? बिहार यूपी वालों से इतनी परेशानी? क्या अब राज ठाकरे की बोली बोलेगी कांग्रेस? जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने विवादित बयान देकर देश की सियासत को गरमा दिया है। कमलनाथ ने कहा, निवेश को प्रोत्साहन करने की स्कीम तभी लागू होगी जब 70% रोजगार एमपी के लोगों को दिया जाएगा। बिहार और यूपी के लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है और स्थानीय लोग ऐसे ही रह जाते हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कमलनाथ के बयान की निंदा की और ऐसे बयान को संघीय ढांचे के लिए खतरनाक बताया।
कमलनाथ जी का यह बयान दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के संघीय ढांचा के खिलाफ है। देश का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम देश के किसी कोने में जाकर, किसी राज्य में जाकर नौकरी करें, व्यवसाय करें, पढ़ें। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो दायरा मानसिकता है वह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है और देश के संविधान की मूल प्रस्तावना पर कमलनाथ ने सीधा हमला किया है। इसलिए ट्विटर बबुआ और राहुल गांधी जी अपना नजरिया साफ करिए। कमलनाथ के बयान ने कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टी के नेताओं को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया है। छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने वाले बयानवीरों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का देश के हर व्यक्ति कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है और रहेगा। कमलनाथ जी का ये बयान, मैं बयान को सुना नहीं, उनके काम को देखते हैं। आज किसानों को उन्होंने कर्ज माफ करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन पे बड़ा तमाचा दिया है। किसी भी नेता को इस सब बयान से बचना चाहिए। यह देश हमारा है, आपका है, यह भारतवर्ष के हम लोग नागरिक। अब कांग्रेस और आरजेडी के लोग चाहे जो सफाई दें, लेकिन इस तरह की सोच और ऐसे बयान देश के लिए खतरनाक है। और कहीं ऐसा न हो कि कमलनाथ के इस बयान का खामियाजा कांग्रेस को यूपी और बिहार में भुगतना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और ब्रजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। मंगलवार को सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक ने इस पर मुहर लगा दी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं सहायक सेविका का मानदेय 2,250 से बढ़ाकर 3,500 कर दिया गया है और सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,250 रुपए प्रति महीने कर दिया गया। इसके अलावा सहायिकाओं को अतिरिक्त राशि के तौर पर 250 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने आर ब्लॉक दीघा नई सड़क के लिए 379 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। 1 अक्टूबर 2018 के प्रभाव से सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को 3,000 रुपये के स्थान पर 4,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को 2,250 रुपये के स्थान पर 3,500 रुपये एवं सहायिकाओं को 1,500 के स्थान पे 2,250 प्रति माह मानदेय का दर निर्धारण करने। पटना के आसरा शेल्टर होम की संचालक मनीषा दयाल को आज बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें कि 2 युवतियों की मौत के बाद अचानक विवादों में आई मनीषा दयाल को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया था, लेकिन कोर्ट से बेल मिलने पर आज उन्हें बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पति और बेटे लेने के लिए बेऊर जेल पहुंचे थे। मीडिया के सवाल पर मनीषा ने कहा कि वो बेकसूर हैं और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। आपको नहीं लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हुई थी और आप अपने आप को दोषी नहीं मानती? मैं निर्दोष हूँ और मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। आपको नहीं लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हुई थी और आप अपने आप को दोषी नहीं मानती? बिहार के सबसे बड़े घोटालों में से एक सृजन महाघोटाला की सीबीआई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। लेन देन का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। एक रिपोर्ट। सीबीआई जांच से खुल रहे सृजन के राज। सफेद पोश चेहरों से उतर रहा नकाब। सामने आया लेन देन का कच्चा चिट्ठा। जी, जैसे जैसे सृजन घोटाले की सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अधिकारियों के चेहरे से नकाब उतर रहा है। बैंक कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों ने मिलजुल के जितनी मेहरबानी सृजन पर बरसाई, सृजन के लोगों ने भी अधिकारियों का उतना ही ख्याल रखा। सीबीआई ने आरबीआई के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा से जो मनी ट्रांसफर का डिटेल लिया है, उसके अनुसार भागलपुर के पूर्व डीआईजी
और पटना के वर्तमान आईजी आधुनिकीकरण अमित कुमार जैन के खाते में 11 अप्रैल 2017 को आरटीजीएस के जरिए 6 लाख और 12 अप्रैल को इसी खाते में 9 लाख आरटीजीएस के जरिए ही ट्रांसफर कर दिए गए। जबकि आईपीएस अमित कुमार जैन के रिश्तेदार राजेश जैन के खाते में 24 अप्रैल 2017 को 6 लाख और फिर 8 मई 2017 को 6 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए गए। रिपोर्ट में कारोबारी राजेश जैन का आईपीएस अमित कुमार जैन से संबंध का भी जिक्र करते हुए उसके ब्रोकर का जिक्र भी किया गया है। लेन देन सिर्फ आईजी, डीआईजी और उनके रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं है। जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार की पत्नी इंदु गुप्ता ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूले। वहीं नाजिर महेश मंडल ने 30 लाख और पीरपैती के बीडीओ चंद्रशेखर झा ने 1,20,000 रुपए वसूले। ये सभी ट्रांजैक्शन सृजन की संस्थापिका मनोरमा देवी की मौत के बाद के हैं। मनोरमा देवी की मौत के बाद अधिकारियों को पैसा डूबने का डर सताने लगा। लिहाजा 8 अगस्त 2017 को खुलासे के पहले अधिकारियों और कर्मचारियों ने सृजन से पैसे निकाल लिए। वैसे तो पूर्व कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार सलाखों के पीछे हैं। उनकी पत्नी इंदु गुप्ता को सीबीआई तलाश कर रही है, जबकि नाजिर महेश मंडल की मौत पुलिस कस्टडी में हो चुकी है। बहरहाल सीबीआई की तफ्तीश ने सरकारी अधिकारियों के सृजन में संलिप्तता की एक और कड़ी को खोल दिया है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में भी तूफान पेथाई का असर दिख रहा है। पटना सहित गया, भागलपुर और पूर्णिया में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पटना में तेज पछुआ हवाओं और बूंदाबांदी से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना का अधिकतम पारा 5 डिग्री नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की स्थिति बन सकती है। ठंड को देखते हुए प्रशासन ने पटना के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है। बिहार में चक्रवाती तूफान पेथाई का खासा असर देखा जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं बिहार के 5 जिलों की तस्वीरें। आरा, मधेपुरा, पटना, मुंगेर और सहरसा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बारिश और पछुआ हवा से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता और बिहार के स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के सम्मान में आज डाक विभाग की ओर से डाक टिकट का विमोचन किया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल और वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे की ओर से डाक टिकट का विमोचन किया गया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com पर। नमस्कार।